हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोज अभी तक हम 5 पार्ट बना चुके हैं 2025 के प्रश्नों का। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। 2025 के जो है 5 वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें लगभग हम एक प्रश्न ही ले पा रहे थे, एक कॉम्प्रिहेंशन को लेते थे और 2 उसके आंसर करा देते थे। आज हम जो है इसके कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 3-4 कॉम्प्रिहेंशन लेंगे, जिससे क्या होगी तेज़ी से जो है ख़त्म हो जाए। और इसको 2-3 पार्ट में और ख़त्म करके इसको समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद 2024 में आ जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि 2025 से लेकर के आपको 2011 तक के सारे कॉम्प्रिहेंशन कराएं। ठीक है, जितने हम लोग हो सकता है उतनी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ठीक, तो हम सीधे चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। और आपको बता दो कि इसमें सिलेबस में तो कुछ है नहीं, तो हमारी परंपरा वैसे रही है कि सिलेबस को हम बार बार देखते हैं। और मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो सिलेबस को अपने पास रखता हूँ, तो आपको भी सिलेबस अपने पास रखना चाहिए। हालांकि कॉम्प्रिहेंशन के सिलेबस में कुछ लिखा नहीं है, केवल बस ये लिख दिया गया है कि कॉम्प्रिहेंशन बोधगम्यता, तो इससे कुछ पता नहीं चलता, वो तो हम करने ही जा रहे हैं। तो सिलेबस यहाँ कुछ है नहीं, तो इसके बताने के लिए कुछ है भी नहीं। तो सीधे हम चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। तो यहाँ क्या कह रहा है कॉम्प्रिहेंशन, आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो इसको भी यहाँ से देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप पीछे की वीडियो देख लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक निरंतरता मिल जाएगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि इसमें ना करूँ, पिछले वीडियो में बताऊँ, बाकी आप यहाँ से भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं, अब इसको पढ़ते हैं बिल्कुल धीमे से। कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल समझ के धीमे धीमे पढ़ना है। इसकी हिंदी जो होती है बहुत जटिल होती है, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत भी होती है। मैं खुद यहाँ पर लहर जाता हूँ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मुझे अर्थ नहीं कहीं कहीं पर समझ में आता है। तो बार बार मुझे इंग्लिश का भी देखना पड़ता है कि इंग्लिश में कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो हिंदी में ही हम रहेंगे, बाकी कहीं दिक्कत आती है तो इंग्लिश की तरफ भी देखेंगे। तो लगभग तीन जो है कॉम्प्रिहेंशन हम आज करेंगे। ठीक, और 3-4 और हैं, 4-5 कॉम्प्रिहेंशन और बचेंगे तो एक वीडियो में और ख़त्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा एक वीडियो और आएगा। ठीक, तो हमारे देश में पढ़ते हैं, हमारे देश में हथकरघों को, हैंडलूम आपको पता है ना, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, हैंडलूम को परंपराओं का सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है। आपसे सातत्य आ गया, समीकृत आ गया, घबराना नहीं है इनसे दोस्तों, बिल्कुल धीमे से पढ़ेंगे। सातत्य का मतलब यहाँ कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी लिखा हुआ है। ठीक, समीकृत का मतलब है एक तरीके से पहचान। ठीक, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, हम इसको समीकृत का मतलब यहाँ पर पहचान से ले लेंगे कि संस्कृति से पहचाना जाता है, इसे किया जाता है। ठीक, तो हमारे देश में हथकरघों को परंपराओं का सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हथकरघा हमारी परंपराओं में अभी तक चला आ रहा है और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारी संस्कृति की एक पहचान है। ऐसा बोला जाता है कि हमारी संस्कृति की पहचान क्या है, हथकरघा उद्योग जो चला आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, यहीं पर रुकेंगे क्योंकि पूर्ण विराम लगा हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं आगे, यह विचार क्या विचार की संस्कृति है हमारी, क्या हथकरघा उद्योग, हथकरघा की जो परंपराएं हैं हमारी संस्कृति है, यह विचार लोक नित्य निर्माण का भाग बन गया है। अब क्या बन गया है कि ये एक तरीके से यह विचार जो है क्या बन गया है, सरकार की नीतियों का भी एक भाग बन गया है कि सरकार इसके संबंधित नीतियां भी बनाती है और राज्य को इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक वैध लीगल आधार प्रदान करता है। क्या कहता है कि जो ये संस्कृति है, ये सरकार की नीतियां तो बनाते हैं, सरकार को एक वैध आधार भी देता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कि मतलब जो है हम परंपराओं के आधार पर संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक, तो वैध आधार प्रदान करता है। किंतु अब यहाँ तक बात खत्म होगी। किंतु आज एकल रैखिक सत्य के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। मतलब जो ये ऊपर की विचार हैं, सोच है, जो संस्कृति बोल रहे हैं कि हथकरघा परंपराओं का सातत्य है, संस्कृति है, इसका एक पक्ष जो है क्या कह रहा है, इसका पूरी तरह से विरोध करता है। कौन कहता है, किंतु एकल रैखिक सत्य के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ठीक, यहाँ तक रुक गए हम। किस चीज़ का, संस्कृति का, हथकरघा उद्योग वगैरह की जो परंपरा चली आ रही है, इसका एक पक्ष क्या कह रहा है, कुछ लोग जो एक पक्ष में हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, संस्कृति और परंपरा को एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यानों को इस रूप में देखा जा रहा है। जो दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि इसका जो विरोध कर रहा है, संस्कृति हैंडलूम जो हथकरघा उद्योग की संस्कृति का विरोध कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि संस्कृति परंपरा को एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यानों को इस रूप में देखा जा रहा है कि इनसे बड़े वर्गों की पहचान और इतिहास निर्गमित हुए। वो कह रहा है कि एक तबका है जो इसका विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि जो ये संस्कृति और परंपरा एक खास तरीके से परिभाषित की गई है कहानियों के रूप में, और इसमें केवल बड़े वर्ग जो उच्च वर्ग हैं उनकी पहचान और इतिहास बताए गए हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यहीं पर कम की गई और कभी कभी बलात् दबाई गई पहचानें, जो जबरदस्ती करके पहचानों को दबाया गया है, इतिहास में अपने उचित स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब उनको एक उचित स्थान मिलना चाहिए, उस चीज़ के लिए वो क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, लड़ रहे हैं। फिर यहीं पर रुके, फिर इस पृष्ठ पट के सम्मुख, अब देखिए ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन आप निरंतर पढ़ते जाओगे तो आपको अर्थ समझते हुए आ जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको बिल्कुल वैसे ही समझा रहा हूँ, मैं पहले से पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं केवल बस आपको डायरेक्ट ले आता हूँ। फिर इससे क्या है कि आप
कैसे समझ रहे हो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बैठ करके एग्जामिनेशन हॉल की तरह सोचता हूँ कि जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो इस परिच्छेद के बारे में कैसे सोचता। सिर्फ सिंपल ऐसे लेकर के बस इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, सीधे आपके सामने आ जाता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूँ बस ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, आप भी करने लगोगे। फिर क्या कह रहा है, इस पृष्ठ पट के सम्मुख जब हथकरघे को पारंपरिक उद्योग के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक कॉमा, फिर यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग इसकी उपेक्षा करना पसंद करता है। मतलब एक जनसंख्या का कुछ जो बड़ा वर्ग है वो इसकी उपेक्षा करता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, कुछ एक वर्ग ये कहता है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, दूसरा वर्ग क्या कहता है, इस पूरे परिच्छेद का संदर्भ बता रहा हूँ, सारांश बता रहा हूँ, आप खुद पढ़ के समझ गए होगे, पॉज करके खुद भी पढ़ा करिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एक इस हथकरघा परंपराओं का इतिहास या संस्कृति है, उसमें एक पक्ष क्या कह रहा है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और सरकार ने भी उसको वैध आधार प्रदान कर दिया कि ये वैध आधार है। ठीक है, और उसी के आधार पर वो क्या नीतियां भी बनाने लगी हथकरघा उद्योगों को संरक्षण देने के लिए और अलग अलग तरीके से। ठीक है, लेकिन एक दूसरा वर्ग इसका क्या कह रहा है, विरोध करता है, पुरजोर विरोध कर रहा है, यहाँ पर लिखा पुरजोर विरोध कर रहा है, और कह रहा है ये संस्कृतियां क्या है, एक प्रभावी कहानियों की तरह बड़े तबकों के द्वारा लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जिसमें जो निचले तबके पर है, निचले पायदान पर उनकी संस्कृति को दबाया गया, जबरदस्ती कभी कभी बलात् दबाई गई पहचाने हैं, और उनको आगे आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि मतलब एक जनसंख्या का कुछ एक बड़ा वर्ग इसकी उपेक्षा करता है, इस संस्कृति की, किसकी, हथकरघा की। कुल मिलाकर बात यह है कि जो ये संस्कृति है इसका पुरजोर कुछ पक्ष विरोध कर रहे हैं, कुछ पक्ष इसका बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और सरकार भी उसको वैध आधार प्रदान करती है जो संस्कृति है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, हथकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण से संबद्ध सीमित आख्यानों से मुक्त करने की आवश्यकता है। जो सीमित कहानियां हैं उनसे क्या करने की आवश्यकता है, व्याख्यानों से मुक्त करने की आवश्यकता है। यही बात तो बोल रहा है। ठीक है, कि जो ये पूरी आख्यान एक वर्ग इसके आख्यान को बता रहा है तो वो सीमित वर्ग हो गया, लेकिन एक बड़ा वर्ग, जो एक बड़ा वर्ग है वो क्या कह रहा है कि इसका जो है ये इसमें जो है हमारी संस्कृति को दबाया गया है, हमारी संस्कृतियां दबी हुई हैं, उनको आप नहीं दिखा रहे हो, और ये जो ये हथकरघा और परंपराओं को उद्योग ये संस्कृति है इसको आप बाहर ला रहे हो। तो कुल मिला के बात वही बोल रहा है कि इनके हथकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण के संबंध में सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। हम इसको मान सकते हैं कि ये सही होगा, इसको रोक लो यहीं पे। फिर क्या, अगर हथकरघा उद्योग को राज्य द्वारा सतत सहायता प्रदान करने से हमारे कतिपय शानदार कला रूपों और प्राचीन परंपराओं का परीक्षण सुनिश्चित होता है। ऐसी बात डायरेक्ट यहाँ पर कोई नहीं बोली गई है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, हथकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाइयों का आधुनिकीकरण कर। आधुनिकीकरण की बात यहाँ कहाँ कह रहा है, यहाँ तो मेन बात तो यही हो रही है ना कि संस्कृति जो एक पक्ष दो तबके में ये चीज़ें बटी हुई हैं। एक तबका क्या कह रहा है, मान लो 10-15% लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि ये संस्कृति है, हथकरघा उद्योग वगैरह इनका क्या संरक्षण होना चाहिए, और सरकार भी इसको क्या कह रहा है, वैधता प्रदान कर रही है, सरकार भी इसको वैध मान करके उस संस्कृति के संबंध में नीतियाँ लेकर के आती है। लेकिन लगभग 95% लोग, यह मान के चलो कि 85% लोग, जो एक बड़ा तबका है, इसकी उपेक्षा करता है। किसकी, कि ये संस्कृति जो है कुछ विशेष लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं, तो वो संस्कृति उन्हीं के आधार पर दिखाई जाती हैं, और बड़े वर्ग का जो इतिहास है, जो लगभग 85% का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं दबाया गया है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। यही बात तो बोल रही है। तो यहाँ पर ये बात हजम नहीं होती, तो हम इसको भी गलत मानते हैं। क्या कह रहा है, हथकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाइयों का आधुनिकीकरण कर उन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद संगठित उद्योग बनाया जाना चाहिए। यहाँ कोई ऐसी डायरेक्ट बात ही नहीं बोल रहा है, आप खुद पढ़ के देख लोगे, पॉज करके खुद भी पढ़ा करिए। फिर क्या कह रहा है, डी पर, हथकरघा उत्पादों को मशीन निर्मित अविकल्पक डिजाइनर उत्पादों में बदल देने की आवश्यकता है ताकि वे अधिक लोकप्रिय बन सके। यहाँ लोकप्रियता की कोई बात ही नहीं कर रहा है कि लोकप्रियता, यहाँ तो केवल बात ये कर रहा है कि जो सीमित जो आख्यान दिए, जो कहानियाँ दी गई हैं, उनको विस्तार से बताना चाहिए। कि जो यहाँ पर यही तो बात बोला, सीमित आख्यान से मुक्त होना चाहिए, मतलब जो सीमित कहानियाँ लिखी गई हैं जो कुछ लोगों के द्वारा, उनसे मुक्त होकर के एक बड़े इतिहास को भी देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात पूरी, मतलब ये तीनों बात से कट करके हमें पहला वाला थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा था, हम सिर्फ ऐसे ही किए भी जाता है कि जो ज़्यादा बेहतर लगे हमको उसी पर जाना, लेकिन तीनों को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे हमको ये थोड़ा सही लगा तो हमने रोक दिया, लेकिन अगर इससे बेहतर अगर बी होता तो हम बी को चूज कर लेते, इसको किनारे कर देते, लेकिन हमको कोई ज़्यादा बेहतर लगा नहीं तो हमने पहले को ही आंसर मान लिया। अब यूपीएससी क्या मानता है, यूपीएससी बताएगा, तब हम देखेंगे। अभी क्या है, हमको प्रैक्टिस करनी है, बस आपको इस पर काम करना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, ऊपर परिच्छेद में के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पूर्व धारणा क्या है, हथकरघा क्षेत्र में राज्य को किसी भी रूप में अंतर्गत होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य को किसी भी रूप में अंतर्गत होने की, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है कि राज्य को अंतर्गत होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हम इसको काटते हैं। ठीक,
फिर तेजी से बदलते हुए आधुनिक विश्व में हथकरघा उत्पाद अब पसंदीदा और आकर्षक नहीं रह गया है। ऐसी भी कोई डायरेक्ट बात नहीं बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर कोई बात सीधी लग नहीं रही है। अब आप कहोगे कि इसका आंसर आप चट से बता दे रहे हो, आपको कैसे पता चल गया? तो ये पढ़ते पढ़ते जब दोस्त आप भी अभ्यास करोगे ना, तो आपको भी एहसास होने लगेगा। हो सकता है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से न समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि इनका अर्थ समझाना थोड़ा सा अलग भी हो जाता है कि पूर्णतः अर्थ समझा पाना, क्योंकि ये ऐसी हिंदी लिखी होती है, ठीक है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि पूर्णतः अर्थ आपको उसी तरीके में जैसा दिया हुआ वैसे समझा पाऊँ, ठीक। फिर हम चलते हैं आगे कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षाओं के लिए दूसरा परिच्छेद है, ठीक है। आप पॉज करके इसको पढ़िए, मैं भी पढ़ देता हूँ इसको। दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षाओं के लिए शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति हमारी विशेषता हो गई। अभी क्या कह रहा है कि जो हमारे देश में परीक्षाएं होती हैं, जो शिक्षा है हमारी, वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, परीक्षा पास करना, ठीक। यही तो बोल रहा है यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है, शिक्षा प्राप्ति हमारी विशेषता हो गई है, किंतु समाज की नई मांग, अब समाज में नई मांग होने लगी है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भविष्य के कार्य क्षेत्र के लिए समीक्षात्मक और स्वतंत्र चिंतन, मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्वतंत्र चिंतन हो, समीक्षात्मक शिक्षा हो, मतलब समीक्षा कर सकें आप, पढ़ाई जो भी कर रहे हो, आप शिक्षा ले रहे हो उसमें समीक्षा कर सकें, क्या गलत है क्या सही है, क्या तर्क लगाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, कार्यकलाप से सीखने, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों से करना सीखना, जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़े, अध्ययन किए, उसका रिसर्च टाइप में एक तरीके से अध्ययन करना कि क्या इसका ये भी सत्य हो सकता है, क्या ये भी सत्य हो सकता है। उसी मुद्दे पर बहुविद्या परिप्रेक्ष्यों से प्रश्न पूछने, बहुविद्या का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से, मतलब अलग अलग पक्षों के बारे में भी तर्क लगाना, विवेक लगाना, पूछना, प्रश्न करना। फिर क्या करना, तर्क निर्माण के लिए साक्ष्यों का उपयोग करना, आपको तर्क बनाना है, तर्क लगाना है, तो उसके लिए साक्ष्य जो एविडेंस कुछ दिए हैं उसका उपयोग करना। और चिंतन और सुव्यक्तता से अपेक्षा है, मतलब कि कुल मिला के बात यहाँ तक ये बोली गई है कि जो भी आप अभी तक, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि परीक्षा पास करना, नौकरी ले लेना, ठीक है, यही सब तो है कि जॉब प्राप्त करना है, हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। लेकिन आपका उद्देश्य अगर हटा दिया जाए कि आपको परीक्षा नहीं पास करनी, सिर्फ आपको पढ़ना है, तो पहली बात तो ये होगा कि जिसको इंटरेस्ट होगा वही पढ़ाई करेगा, और जो पढ़ाई करेगा तो उसमें क्या कर सकेगा, समीक्षात्मक आलोचनात्मक चीज़ों को कर पाएगा, मतलब समीक्षा कर पाएगा, किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएगा। स्वतंत्र चिंतन, वह उसमें कई तरह से अपनी तरीके से सोच पाएगा और प्रैक्टिकल चीज़ों से सीख पाएगा, और उस मुद्दे पर अलग अलग जो है अप्रोचेस से दिमाग लगा पाएगा, और तर्क निर्माण के साक्ष्यों का उपयोग भी कर पाएगा। भाई तर्क अगर करना है तो उसके लिए साक्ष्यों का भी उपयोग करेगा। कुल मिला के बात ये है। अब यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता क्या, उच्च शिक्षा को, अब यहाँ पर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, या तो सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर, ये लोक मनस्थिति का निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो उच्चतर शिक्षा है, मतलब उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसको सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर, ये लोक मनस्थिति का निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी नीतियों के अनुसार ही आपको चलना है, ठीक। उच्च शिक्षा प्राप्ति पूरी तौर पर, पूरी तरह से, एक तरीके से मान लो कि पूरी तरह से, जब ना आए तो ऐसी चीज़ों को जोड़ना अपने तरीके से सोचा करो। यहाँ पर हिंदी, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी हमें लगता है ट्रांसलेट करते हैं यूपीएससी वाले, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है कि जैसे हिंदी में पढ़ने में दिक्कत होती है। यहाँ कहने का मतलब, यहाँ जहाँ पर ना समझ में आए अपने तरीके से जोड़ लिया करो। उच्च शिक्षा प्राप्ति पूरी तरह से यह है कि कैसे चिंतन किया जाए, ना कि क्या चिंतन किया जाए। मतलब कुल मिला के जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर क्या है कि कैसे चिंतन किया जाए, ये नहीं होना चाहिए क्या चिंतन किया जाए, ठीक है। शिक्षण का पुनर्आविष्कार आवश्यक है, मतलब फिर से जो है एक तरीके से शिक्षा को नए तरीके से परिभाषित करना चाहिए कि क्या शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए। अभी तक क्या है, हमारी शिक्षा डामाडोल टाइप की हो गई कि मतलब हम जो है केवल परीक्षा पास करने तक सीमित हो गए। लेकिन हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए कि चिंतन मनन कार्यकलाप से सीखना, ये सब होना चाहिए, ठीक। अब हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, इस परिच्छेद में व्यक्ति केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व, केंद्रीय विचार को करना है। केंद्रीय विचार, इसमें क्या केंद्रीय विचार, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। भारत के पास अपने विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन में पर्याप्त संसाधन नहीं है। संसाधन की यहाँ कोई बात ऐसी कह नहीं रहा है कि संसाधन, यहाँ तो बात ये हो रही है कि जो हमारी हायर एजुकेशन है वहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब चीज़ों को सीखने चिंतन करने की होनी चाहिए। मतलब शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सीखने पर होना चाहिए, ना कि जो है हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षण प्राप्त करना और नौकरी पाना, ये सब होना चाहिए, ठीक। परीक्षा पास करना ये सब नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर देश में उच्च शिक्षण संस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं होने चाहिए। सरकार के नियंत्रणाधीन की यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ तो ये बात कर रहा है, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ तो केवल ये बात कर रहा है कि उच्च शिक्षा को या तो सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर, ये लोक मनस्थिति का निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के सरकारी नीतियों के अनुसार इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए कि सरकार जैसा बोले कि इस तरह से आप इनको सिलेबस में डालिए, ये चीज़ें पढ़िए, वो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। उनको जो सीखने लायक चीज़ें हैं, मनन कर सकें, चिंतन कर सकें, वो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। समझ में आए? तो ये भी हमारे हिसाब से गलत होगा। फिर क्या कह रहा है कि उच्च शिक्षा है तो क्लासरूम दृष्टिकोण जो होता है उपागम को हटा देना चाहिए। ऐसी भी डायरेक्ट कोई बात
नहीं कह रहा है कि मतलब क्लासरूम की यहाँ पर कोई बात ही नहीं चल रही। बात तो ये चल रही है कि शिक्षा व्यवस्था में हमारा चिंतन मनन कार्यकलाप, तर्कों से सीखना, ठीक है, एविडेंस को लाना, साक्ष्यों से सीखना, तर्क वितर्क करना, ये सब चीज़ों की बात चल रही है। तो ये भी गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। केवल डी, अब बच्चा तो डी होना चाहिए, बाकी इसको पढ़ लेते हैं। कक्षा की पुनर्कल्पना, मतलब कि फिर से शिक्षा को पुनर्कल्पित करना है और शिक्षा का पुनर्आविष्कार करना आवश्यक है। ये हम मान सकते हैं क्योंकि अब ऊपर के नहीं है, तो डी मेरे हिसाब से आंसर होगा। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा भी हुआ है, शिक्षण का पुनर्आविष्कार आवश्यक है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप चीज़ों को पकड़ पाओगे। बाकी हिंदी में ऐसा लिखा होता है कि इसका अर्थ बता पाना बड़ा मुश्किल भी होता है थोड़ा सा। बाकी आप जो है पहले से पढ़ रहे होगे तो चीज़ों को अपने हाथ में कर लोगे। अब इसका पूर्ण धारणा क्या है, इसमें पूर्ण धारणा, अब यूपीएससी 2025 में ऐसे प्रश्न पूछा है कि एक प्रश्न सिंपल पूछ रहा है, परिच्छेद कोई दिया, ऊपर दिया है, उसमें एक प्रश्न नॉर्मल पूछ लेता है कि इसका केंद्रीय विचार क्या है या इसका मर्म क्या है, और दूसरा पूर्ण धारणा पूछ रहा है। इससे क्या होगा कि एक में नहीं फंसे तो दूसरे में तो फंस ही जाओगे, लेकिन हम लोग ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं कि फंसेंगे नहीं। उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाली विषय है, ठीक है, मान सकते हैं, जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास के साथ पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता है, ठीक है, होना चाहिए पंक्तिबद्ध। जो विकास हो रहे हैं उनके साथ हम इसको जोड़ के देख सकते हैं कि भाई नई शिक्षा वगैरह को आप पढ़ेंगे तो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन पर भी आप विचार करेंगे, सोचेंगे। तो थोड़ा सा लग रहा है कि पूर्ण धारणा जो बना रहा होगा, एक जो लेखक होगा, वो अगर ये परिच्छेद लिख रहा होगा तो हम उसको मान के सोच रहे हैं कि ऐसा मान सकता है वो। अब यूपीएससी क्या मानेंगे वो अलग की बात है। फिर क्या कह रहा है, हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियों का विनिधान नहीं किया जा सकता। अब यहाँ निधियों की विनिधान की बात यहाँ डायरेक्ट कोई कह नहीं रहा है। क्या कह रहा है, इन अवर कंट्री सफिशिएंट फंड आर नॉट अलोकेट प्रोमोटिंग हायर एजुकेशन। यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है कि मतलब कि जो हमारे हायर एजुकेशन है वहाँ पर हमारे देश में पर्याप्त जो है पैसा जो है, निधि जो है, इनको मिल नहीं पाती हायर एजुकेशन को, कुल मिला के यही तो बोल रहा है। तो ऐसी कोई बात यहाँ पर डायरेक्ट बोली नहीं जा रही है इस परिच्छेद में। तो हम, मेरे हिसाब से इसका आंसर केवल एक होगा कि उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाला विषय है जिससे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे विकास के साथ पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता है, ठीक। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, तीसरे परिच्छेद को पढ़ते हैं। अब सिंपल है, इस परिच्छेद को पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आ जाएगा। यदि हम जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप पैटर्न, जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसके पैटर्न में असमानता है, ठीक, बिल्कुल है, मान सकते हैं कि जनसंख्या जो हमारा पैटर्न है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसकी असमानता हमारे अंदर दिखाई देती है जनसंख्या वृद्धि में, ठीक। तो खाद्य उत्पादन उपयोग में उससे भी अधिक असमानता है। खाद्य उत्पादन और उपयोग, मतलब जितना उत्पादन किया जा रहा है उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है, उसमें भी असमानता दिखाई देती है, ठीक। जैसे जैसे समाज अधिक धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे समाज हमारा क्या होता जा रहा है, जैसे गरीब से अमीर की ओर बढ़ता जा रहा है, जैसे पैसा आने लगा लोगों के पास, ठीक, धनी होते जाते हैं, उनका पशु उत्पादों का उपभोग बढ़ता जाता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि हम अभी ये मान लो कि मैं गरीब हूँ, ठीक, मेरे पास, मैं दिन का जो है 500 रुपये कमाता हूँ, ठीक। 500 रुपये में क्या है कि अब मैं उन चीज़ों को खाऊंगा जैसे कि हरी सब्जी खरीद लिए 10 रुपये 5 रुपये की, ये मान के चलो कि चने खरीद लिए, बाजरा खरीद लिया, गेहूँ खरीद लिया, ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं, ठीक। यहाँ समझने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे मेरे पास, मैं डेली जो है 10,000 रुपये कमाने लगा, ठीक, मेरे पास पैसा आ गया, मैं अब गरीब से अमीर की श्रेणी में आ गया मान के चलो, ठीक। जैसे मैं अमीर हो गया तो मैं क्या करने लगा कि अब ये चने दाल वगैरह, ये बाजरे वगैरह खाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या खाने लगा, मैं डेयरी प्रोडक्ट खाने लगा, मतलब कि जो भैंस गाय वगैरह मवेशी हैं उनकी जो, उनसे निकले हुए उत्पादों को खाने लगा, मक्खन दूध दही घी, कहते नहीं कि जब पैसा आ जाता तो आदमी फिर उसी तरह से उनका पशु उत्पादों को भोग बढ़ता जाता है, ठीक। इसका अर्थ है कि दाना और फलियों जैसी मूलभूत खाद्य सामग्री, जो दाना और फली का मतलब यहाँ पर जो चने बाजरा मक्का ये सब की बात हो रही है, जैसे मूलभूत खाद्य सामग्री का बड़ा भाग जो मनुष्यों को सीधे भरण कर सकता था, मतलब अगर वो हम ये बाजरा मक्का वगैरह ये मनुष्य को खिलाया जा सकता था, मतलब इनका पेट भर सकता था, मतलब हम खा सकते थे इसको, वह इसके बजाय कुक्कुट पालन और बड़े फार्म पशुओं के चारे में बदला जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि यही मक्का जो हम खा सकते थे, वही मक्का दाल क्या खिलाया जा रहा है, किसको खिलाया जा रहा है, मवेशी को खिलाया जा रहा है, और मवेशी से जो दूध मक्का निकल के आ रहा है वो हम खा रहे हैं। तो जो ये बाजरा को डायरेक्ट हम खाते, मान लो ये हम है और मान लो इसमें चित्र बना दिए, ठीक, ये हम है और ये बाजरा है, बाजरा को हम खाते तो हम पेट भर सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब ये बाजरा दाने मवेशी को खिलाया जा रहा है और मवेशी का दूध दही मक्खन हम खा रहे हैं, ठीक, मतलब कि इनसे मवेशी से निकला हुआ प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, ठीक। वह इसके बजाय कुक्कुट पालन और पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात हो रही है, और बड़े फार्म पशुओं के चारे में बदला जा रहा है। तथापि पादप आधारित आहार का मनुष्यों के लिए पशु आहार में यह परिवर्तन फलदायी होने से काफ़ी दूर है। मतलब कि जो सीधे हम खा रहे थे तो हमको ज़्यादा फायदा मिलता है इसका, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती, ज़्यादा प्रोटीन मिलता, लेकिन हम इससे जो खा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, हमको फैट तो मिल रहा है, कैलोरी मिल रही है, लेकिन उतनी जितनी हमको यहाँ से मिल सकती थी उतनी नहीं मिल रही है, ठीक। आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।
पशु आहार में यह परिवर्तन फलदायी से काफ़ी दूर है। ठीक है, यहाँ इसको समझ लेना, यहीं पर से प्रश्न आएगा। हमें कुक्कुटों को खाने से, जो मवेशी से जो निकले हुए उत्पाद उनको खाने से उन्हें खिलाए गए कैलोरी का केवल 16% भाग ही वापस मिल पाता है। मान लो कि यहाँ अगर इसको हम ज़्यादा खाते तो हमको ज़्यादा कैलोरी मिलती, लेकिन हम मवेशियों से द्वारा जो उत्पाद सामग्री को खा रहे हैं तो उसमें हमको 16% ही कैलोरी मिल रही है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बड़े पशुओं में जिन्हें पशुवध से पहले, जो बड़े पशु होते हैं पशुवध भी कर दिया जाता है उनका, पहले उनमें वसा और कुछ प्रोटीन शामिल करने के लिए दाना खिलाया जाता है कि मतलब वो हष्ट पुष्ट हों, जिसको बढ़िया से जो है वध किया जाए उनका, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको गलत सेंस में नहीं लेना, मैं समझाने के सेंस में बोल रहा हूँ। यह परिवर्तन दर और कम होकर 5 से 7% तक रह जाता है। अब जो 16% हमको कैलोरी मिल रही थी, अगर हम इनको और फैट प्रोटीन खिलाएं, जो पशु वध किए जाते हैं, अगर उनको हम और प्रोटीन फैट खिलाएं तो ये जो कैलोरी 16% है ये और कम होकर के 5 से 7% हो जाती है। पहले हमको 16% मिल रही थी, अब इसको 5 से 7% एक तरीके से मिल रही है। तो कुल मिला के बात ये है। अब बात प्रश्न की आती है, तो अब इसमें कुल मिला के कहना क्या जा रहा है, बात ये हो रही है कि जैसे जैसे हम गरीब से अमीर होते जाते हैं, मतलब समृद्ध होते जा रहे हैं, पैसा हमारे पास ज़्यादा आ गया, तो हम फलदायी चीज़ें जो अनाज है उनको ना खा करके, अनाज कौन खाने लगा, मवेशी खाने लगा, और मवेशी से जो बने उत्पाद हैं दूध दही घी वो हम खाने लगे। ठीक, मतलब डेयरी प्रोडक्ट हम खाने लगे। यही तो बात बोल रहा है कि हम अमीर होते गए और अनाज की बजाय हम क्या खाने लगे, मवेशी से बने उत्पादों को खाने लगे, जिससे हमको कैलोरी कितनी मिल रही है, 16%। अगर हम अनाज खाते डायरेक्ट तो हमको ज़्यादा कैलोरी मिल सकती थी। अगर हम इनको ये अनाज किनको, मवेशियों को खिलाएंगे और उसका वध करके फिर अगर उसका प्रोडक्ट खाएंगे तो हमको और कम कैलोरी मिलेगी। जो 16% मिल रही थी वो अब क्या मिलेगी, 5 से 7% मिलेगी। अब आपको यहाँ तक कथन समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब क्या कह रहा है, समृद्धतर समाज, यहाँ क्या कह रहा है, ये इसका जो है, हाँ वेल्दियर, ये वेल्दियर सोसाइटी। ठीक है, वही तो मैं सोचूं कि इसका कहाँ लगाया गया है। समता समाज में अनाज आधारित खाद्य के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक लोक नीति की तत्काल आवश्यकता। पहली बात तो देखिए, तत्काल बोला तो थोड़ा सा हमको डाउट यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन हम इसको तत्काल को अभी कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे लोक नीति की। यहाँ कोई बात नहीं बोल रहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे क्या होगी, वो अनाज को खाए और डेयरी प्रोडक्ट को ना खाए। ये तो हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये बात हमारी ज़्यादा पच नहीं रही, तो हम इसको एक तरीके से हटाएंगे। फिर दूसरा क्या बोला, उत्पादन और उपयोग के आधार पर, जो आप उत्पादन प्रोडक्शन करते हैं और कंज्यूम करते हैं के आधार पर पशु आधारित जो खाद्य है वो अनाज और पादप, जो अनाज वगैरह हम की बात कर रहे थे ना, अनाज आधारित खाद्य से काफ़ी कम फलदायी, मतलब जो हमको ज़्यादा फायदा दे सकता था, ज़्यादा कैलोरी दे सकता था, वो उत्पादन कौन सा था, अनाज वगैरह था, जो हमको ज़्यादा एनर्जी दे सकता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम पशु आधारित अनाजों की तरफ जा रहे हैं। तो वही क्या कर रहा है कि अनाज उत्पादन और उपभोग के आधार पर पशु आधारित जो खाद्य है वो अनाज आधारित खाद्य से काफ़ी कम फलदायी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो हम इसको सही मान सकते हैं। अभी इसको रोक लेंगे कि ये सही हो सकता है, लेकिन अभी हम नीचे भी पढ़ रहे हैं। हमारे दैनिक आहार में पशु आधारित जो प्रोटीन का स्थान है वो पादप आधारित प्रोटीन को ले लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है कि पशु आधारित प्रोटीन की जगह पादप आधारित ले लेना चाहिए, ले लेने की बात नहीं कर रहा है। बात ये कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो हम इसको भी अभी काट के रखेंगे। देखिए, ऐसे डायरेक्ट अगर दिमाग लगाओगे तो हमको लगेगा कि ये भी सही है, लेकिन हमको सर्वोत्तम रूप से बताना है। ठीक है, तो ये हम मानेंगे। किसी भी तीव्र परिवर्तन इस समाज में खाद्य उत्पादन और उपभोग में असमानता अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब जरूरी है। ऐसी कोई जरूरी की बात तो यहाँ कर ही नहीं रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए। वो तो ये बोल रहा है कि ये परिवर्तन हमें समाज में दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे गरीब से हम अमीर की ओर बढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम अनाज की जो डायरेक्ट उत्पादन हो रहा है, अनाज से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं कि हम अनाज ना खा करके सीधे हम इस अनाज को मवेशी को खिलाते हैं, और मवेशी से निकले हुए, मतलब कि जानवरों से निकले हुए उत्पाद को ज़्यादा खा रहे हैं। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, बी ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कहीं से आंसर दोस्त देख के नहीं आता हूँ कि आप सोच रहे हो कि कहीं से देख करके आके ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप जब इसको पढ़ने लगोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और किसका देख के आऊँगा, किसी का आप सोच रहे आंसर की वगैरह इधर उधर से देख लेता हूँ, तो मैं किसी को, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि मैं खुद देखता हूँ मिलाता हूँ तो उनके खुद ही आंसर गलत हो जाते हैं। तो वहाँ पर से देख करके आपको बताऊँगा तो आपको खुद डाउट होगा। हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब इसका दूसरा पूर्व धारणा बतानी है। ठीक है, प्रत्येक देश में, ठीक है, प्रत्येक देश की यहाँ कोई ऐसी बात नहीं की गई, लेकिन हम फिर भी पढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं, समझते हैं क्या सही। खाद्य निर्माण और प्रसंस्करण उद्योग को अपने उद्देश्यों पद्धतियों को समाजों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उससे संगत रूप में रखना चाहिए। ठीक है, मान सकते हैं। समृद्धतर समाज अपने कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरियों में भारी हानि उठाने के प्रवृत्त होते हैं। आपको पता है कि जो हमारे जो है वेल्दियर सोसाइटी है, वो कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरियों में भारी हानि उठाने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है कि हम जो है
क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास पैसा हो जाता है, वेल्दियर सोसाइटी हम बन गए, मतलब वेल्दियर सोसाइटी में आ गए, तो अपने कृषि उत्पाद जो आते हैं उनको ना खा करके उनके अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों कैलोरियों में भारी हानि उठाने की ओर बढ़ जाते हैं कि मतलब हम मवेशियों को खिलाते हैं फिर मवेशियों से हम खाते हैं। और यहाँ पर ये पहली बात को फिर से हम एक बार पढ़ते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि प्रत्येक देश में खाद्य निर्माण जो फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक, खाद्य मैन्युफैक्चरिंग मतलब फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अपने उद्देश्य और पद्धतियों को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उससे संगत रूप में रखना चाहिए। ऐसी कोई बात मेरे हिसाब से डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि खाद्य निर्माण इंडस्ट्री को ऐसे उत्पादों को बदलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दूसरा पहला गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ऐसी बात नहीं बोल रहा कि इंडस्ट्री को ऐसा बदल देना चाहिए वैसा बदल देना चाहिए। बस ये कि जो उत्पाद हमें मिल रहे हैं वो हम क्या कहें, अगर हम अमीर हो जाते हैं तो इन चीज़ों को जो है डायरेक्ट अनाजों को न खा करके हम मवेशी को खिलाते हैं, मवेशी से उत्पाद निकले हुए उत्पादों को हम खाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात बोल रहा है, तो यहाँ पर असमान, यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऐसी बात नहीं लग रही, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर केवल बी होगा, केवल 2 सही है। ठीक, अब आगे हम आज 3 ही रखते हैं, कल इसको एक पार्ट में और बना करके खत्म कर देंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तेज़ी से करा देंगे फिर वो मज़ा नहीं आएगा। कराने के लिए तो दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है, मैं चाहता तो इसको भी करा देता, लेकिन मैं क्योंकि अब दूसरी क्लास बनानी है तो समय का भी अभाव है, तो फिर यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।